हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एमएच नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपके 5 सेक्शंस में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो जिसमें आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आपको एक तरीके से जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको कई बार रिपीट करा जाता है इसमें, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए ये सेक्शन। ठीक है, तो काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी अच्छे आप इससे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपका स्कोर और अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए आज के सेशन में हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड तक ज़रूर देखिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक नर्स का प्राइमरी रोल क्या होता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परफॉर्म सर्जरीज, देन ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर, ऑप्शन सी प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, एंड डी इज डायग्नोसिंग डिजीजेस। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए, सी एंड डी, जैसे कि सर्जरीज को परफॉर्म करना, या फिर मेडिकेशन या फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना, या फिर किसी डिजीज को डायग्नोस करना, ये सारी चीजें एक डॉक्टर करता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम अपना कुछ बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से हमने ये प्रॉब्लम फेस करा है, तो एक तरीके से डॉक्टर जो है उस पहले डिजीज को डायग्नोस करेगा, ठीक है, उसकी मेडिकेशन देगा, उसकी मेडिसिन वगैरह देगा, या फिर कोई आपकी सर्जरीज वगैरह हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, तो सर्जरीज इस तरीके से डॉक्टर्स परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक प्रॉपर जो पेशेंट की केयर होती है वो एक नर्स का प्राइमरी रोल होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। ये एक नर्स का प्राइमरी रोल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, What is the primary goal of health education provided by nurses? तो देखिए, नर्सेस को जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है उसका एक प्राइमरी गोल क्या होता है, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्या प्राइमरी गोल, देखिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं कि यही होता है प्राइमरी गोल के नर्सेस का वर्कलोड इंक्रीज करा जाए, या फिर उनकी हेल्थ को प्रमोट या फिर मेंटेन करा जाए, या फिर टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, या फिर टू इंक्रीज हॉस्पिटल रेवेन्यू। तो देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें जो दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन दिख रहे हैं वो तो नेगेटिव सेंस में है, जैसे कि टू इंक्रीज नर्सेज वर्कलोड, नर्स का वर्कलोड इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियसली ऐसी कोई एजुकेशन नहीं दी जाएगी। एंड नेक्स्ट, क्या किसी भी हॉस्पिटल के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कोई एजुकेशन दी जाएगी, तो ऑप्शन ए और डी तो यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में जो आपको नेगेटिव लग रहा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी या फिर सी में से कोई एक आंसर होगा। तो ऑप्शन सी है टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। नहीं, जो ट्रीटमेंट्स होंगे वो तो एक, जैसे कि आप कोई डॉक्टरल डिग्री है उसमें आप दोगे, ठीक है, लेकिन जो हेल्थ एजुकेशन दी जाती है नर्सेस को, उसका प्राइमरी गोल होता है टू प्रमोट एंड मेंटल हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ को एक अच्छी हेल्थ किस तरीके से मेंटेन करी जा सकती है, जैसे कि आप कह सकते हो स्लीपिंग साइकिल अच्छा कर लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह। तो ये सारी चीज़ जो होती है, ये एक हेल्थ, जो एक अच्छी हेल्थ है उसको मेंटेन कैसा करा जाए, कैसा प्रमोट करा जाए, ये होती है हेल्थ एजुकेशन जो कि नर्सेस को प्रोवाइड करे जाते हैं, उनका मेन गोल या फिर प्राइमरी गोल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, The process of obtaining and recording vital signs is known as। देखिए, आप ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो वाइटल साइंस है उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, एक तरीके से आप डेटा जो है वो ले रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो क्या होता है, जनरली एज अ नर्स जब पेशेंट आता है आप कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, वाइटल साइंस, जैसे कि आप उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करोगे, ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या है,
पल्स आप चेक करोगे, एक तरीके से आप टेम्परेचर चेक करोगे कितना फीवर वगैरह है। तो इन सारे रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, ये सारे रिकॉर्ड लेने के लिए एक ये जो प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से आप एसेस कर रहे हो, ठीक है, आप उनसे पूछकर डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसे कहा जाता है इस प्रोसेस को असेसमेंट, ठीक है। वेराज जो आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है जैसे कि डायग्नोसिस, डायग्नोसिस यानी किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना ये तो एक डॉक्टर करता है। उस तरीके से ट्रीटमेंट, अगेन किसी भी डिजीज का जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ये भी डॉक्टर देता है। प्रोग्नोसिस यानी कि आप ये बताओगे कि कितने चांसेस है उस डिजीज से रिकवरी होने में, कितना टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, ये भी एक डॉक्टर बताता है। लेकिन आप जो वाइटल साइंस है जैसे कि आप कुछ पल्स, टेम्परेचर वगैरह आप रिकॉर्ड ले रहे हो तो एक तरीके से आप असेस कर रहे हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है असेसमेंट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which principle is most important when maintaining patient confidentiality? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, किसी भी पेशेंट के लिए, यानी कोई पेशेंट है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि उस पेशेंट के कुछ सीक्रेट्स थे, उसे ये बीमारी है कुछ इस तरीके से है, तो लोग कोई कोई चीजें, कुछ उनकी प्राइवेट चीजें, कुछ उनकी सीक्रेट बातें, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है जैसे कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद ऑल हॉस्पिटल स्टाफ, नहीं, कुछ लोगों की प्राइवेसी होती है, ठीक है, उनको नहीं बताना है। आप ये रॉन्ग करोगे कि आप उनकी बातें पूरे के पूरे हॉस्पिटल स्टाफ से शेयर कर रहे हो, ये तो इनकरेक्ट है। उसी तरीके से पहले हम ऑप्शन सी देख लेते हैं, डिस्कसिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन इन पब्लिक एरिया। तो देखिए पब्लिक एरियाज में भी आप जाकर हर किसी को नहीं बता सकते कि इस पेशेंट को ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ये भी करेक्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल जो है ये सही नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन डी, पोस्टिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ये तो बहुत रॉन्ग है। सोशल मीडिया से सारे लोगों को पता चल जाएगा उस पेशेंट के बारे में, तो अगेन ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट प्रिंसिपल क्या होगा किसी भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि उनकी इंफॉर्मेशन उसी तरीके से शेयर करी जाए, ओनली शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर। पेशेंट्स के केयर में जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर 2-3 डॉक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, एक टीम कोई इन्वॉल्व है, तो उन्हीं को पता होना चाहिए उस पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि सारे आप हॉस्पिटल के स्टाफ को, आपके फ्रेंड्स को, सबको जाकर आप बता रहे हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये प्रिंसिपल आप मतलब एक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डे कब बनाया जाता है, ठीक है, किस डे को कब सेलिब्रेट करा जाता है हम ये देखेंगे, क्योंकि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में 2 to 3 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको पूछे जाते हैं कि ये XYZ ये डे कब बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ जो डेट्स है ये आपको याद रखनी है बस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेटेड। तो ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल है तो उनका डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो वो डे सेलिब्रेट करा जाता है December 3, ठीक है, हर ईयर की December 3 को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो ह्यूमन राइट्स डे ये किस दिन पर मनाया जाता है हमें यह बताना है। तो ह्यूमन राइट्स क्या होता है, सबसे पहले तो ह्यूमन राइट जैसे कि हर एक पर्सन के अपने एक राइट है, अपना एक फ्रीडम है, ठीक है, या फिर इक्वालिटी, उस पर्सन को इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसकी सैलरी कम है, इनकम कम ज़्यादा है तो आप उससे किसी भी तरीके से आप बात कर रहे हो, नहीं, सबको आपको इक्वालिटी देना है, सबके अपने अपने फ्रीडम है, जस्टिस हर एक को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो बहुत रिच है तो उसको आप, अगर उसने कोई क्राइम करा है तो आप उसे छोड़ दो, नहीं, हर एक के साथ, हर एक ह्यूमन के साथ आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, सबको अपना अपना फ्रीडम है, सबके पास अपना अपना राइट है। तो ये सारे होते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स जो है हर ईयर दिसंबर 10 को मनाया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, When is International Volunteer Day celebrated? तो यहाँ पर हमें बताना है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो जैसे कि वॉलंटियर, जैसे
जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, और जो लोग किसी दूसरों के लिए हेल्प वगैरह करते हैं, तो उसे एक तरीके से वॉलेंटियर कहा जाता है। तो ये वॉलेंटियर डे उनको, उन लोगों को थैंक्स करने के लिए सेलिब्रेट करा जाता है, और ये डे बनाया जाता है हर ईयर की दिसंबर 5 को। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, When is International Migrants Day observed? तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब बनाया जाता है, हमें ये बताना है। तो माइग्रेंट्स डे क्या होता है, एक तरीके से ऐसे लोग जो कि अपना देश छोड़ करके किसी और देश में रहते हैं, जैसे कि ऐसे लोग that they are living outside of their होम कंट्रीज, उनके होम कंट्रीज, जैसे कोई इंडिया वाले हैं तो इंडिया वाले कोई कनाडा में रह रहे हैं, कोई यूएसए में रह रहे हैं, कोई यूके लंदन वगैरह में रह रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है माइग्रेंट्स। तो ये डे सेलिब्रेट करा जाता है दिसंबर 18 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो जैसे कि देखिए, ये जो डे है सॉइल डे, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की मिट्टी, जैसे कि हम कहते हैं, क्योंकि जो सॉइल है उसकी इम्पोर्टेंस आपको बताना है, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें फूड मिल रहा है, हम जिंदा रह पा रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। आप प्लांटिंग करते हो, उसके थ्रू हमें फ्रूट्स वगैरह, वही खाना वगैरह मिल पा रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, चीज है, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं। तो ये डे सेलिब्रेट करा जाता है दिसंबर 5 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What is the primary purpose of hand hygiene in nursing? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नर्सिंग में हैंड हाइजीन जो होता है ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो देखिए, एज अ नर्स आपका हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, जो ऐसे पेशेंट्स वगैरह आपके पास आते हैं जिनको आप टच करते हो, आप फील करते हो क्या टेम्परेचर है उनका, आप उनका ब्लड प्रेशर लेते हो, एक तरीके से आप उनका ब्रीदिंग रेट वगैरह, तो आप उन्हें चेक करते हो प्रॉपरली, आप उनकी केयर करते हो। तो आपका जो हैंड है उसके वजह से इन्फेक्शन वगैरह स्प्रेड होने की, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनसे बातचीत करोगे, आप उन्हें टच वगैरह करोगे, आप उनका पल्स रेट लोगे, तो उस केस में आपका इंटरैक्ट हो जाता है पेशेंट से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता है वो प्रिवेंट हो जाएगा। अब आपका हैंड जो है सैनिटाइज करोगे, वॉश करोगे बार बार, तो यही पर्पस होता है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और जैसे कि यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शंस दिए गए, टू कीप हैंड्स क्लीन, टू मॉइस्चराइज स्किन, टू रिमूव विजिबल डर्ट, तो ये सारे जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट दिस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट, which nutrient is essential for wound healing? wound healing में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे कि wound healing का मतलब होता है कि घाव भरना। तो जब भी आप देखोगे कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, आपको चोट लग जाती है, उस केस में डॉक्टर कहते हैं जितना हो सके प्रोटीन्स का इंटेक आप ज़्यादा करिए, क्योंकि क्या होता है, जो प्रोटीन होता है आपके बॉडी में, जो टिश्यूज है जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, देन मेटाबॉलिक रिएक्शंस और पीएच वगैरह को बैलेंस करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन्स वगैरह इंटेक ज़्यादा करिए, उसमें एनर्जी सोर्स अच्छा होता है। आप देखोगे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रोटीन्स वगैरह आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो भी आपको घाव वगैरह होता है वो जल्दी से, जैसे कहते हैं, भर जाते हैं। तो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वुंड हीलिंग में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which instrument is used to measure blood pressure? तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है? तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर को ब्लड प्रेशर कर्व भी कहा जाता है। तो ये जो कर्व होता है, जैसे कि आप जाओगे, आपका जब ब्लड प्रेशर डॉक्टर लेता है या फिर नर्स लेता है कोई, तो उस केस में आपका जो कर्व है वो आपके अपर आर्म में वो रैप करा जाता है, और एक तरीके से जो आपका जो ब्लड है देखा जाता है आपके आर्टरीज में किस तरीके से ब्लड का फ्लो है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर मेजर करा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब? तो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का
पर्पस क्या होता है हमें ये बताना है। तो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसे एनजी ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये एनजी ट्यूब क्या होता है, एनजी ट्यूब एक पतली सी ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है। एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो आपका ऐसे पर्सन जो कि खाना ओरली नहीं खा पाते हैं, तो उनको नाक के थ्रू ये ट्यूब अटैच करी जाती है, नोज के थ्रू, और ये स्टमक में इंटर होती है ये ट्यूब, ठीक है। अब ये इस नोज से, जैसे कि आपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा होगा, वो फीड नहीं कर पाते तो उनको नोज के थ्रू लिक्विड दिया जाता है, जैसे कि फूड दिया जाता है, लिक्विड्स दिया जाता है। तो सारी मेडिकेशन दवाई वगैरह भी अगर ओरली नहीं ले पा रहे तो इस ट्यूब के थ्रू, एनजी ट्यूब के थ्रू दिया जाता है पेशेंट को, यानी कि एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, खाना पीने के लिए ये एक ट्यूब होती है जिसे नासोगैस्ट्रिक या फिर एनजी ट्यूब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब? तो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का पर्पस क्या होता है हमें ये बताना है। तो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसे एनजी ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये एनजी ट्यूब क्या होता है, एनजी ट्यूब एक पतली सी ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है। एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो आपका ऐसे पर्सन जो कि खाना ओरली नहीं खा पाते हैं, तो उनको नाक के थ्रू ये ट्यूब अटैच करी जाती है, नोज के थ्रू, और ये स्टमक में इंटर होती है ये ट्यूब, ठीक है। अब ये इस नोज से, जैसे कि आपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा होगा, वो फीड नहीं कर पाते तो उनको नोज के थ्रू लिक्विड दिया जाता है, जैसे कि फूड दिया जाता है, लिक्विड्स दिया जाता है। तो सारी मेडिकेशन दवाई वगैरह भी अगर ओरली नहीं ले पा रहे तो इस ट्यूब के थ्रू, एनजी ट्यूब के थ्रू दिया जाता है पेशेंट को, यानी कि एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, खाना पीने के लिए ये एक ट्यूब होती है जिसे नासोगैस्ट्रिक या फिर एनजी ट्यूब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the best way to confirm the placement of nasogastric tube. nasogastric tube का जो प्लेसमेंट है वो बेस्ट सही से हुआ है या फिर नहीं, उसको कैसे कंफर्म करा जाता है। nasogastric जैसे जिसे हमने कहा एनजी ट्यूब भी कहा जाता है, तो इस ट्यूब को फिट करा जाता है आपके नोज में और ये स्टमक में एंटर करते हैं, जिसके थ्रू आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा जाता है, लिक्विड फूड वगैरह आपको दिया जाता है। तो जब ये आपको नोज के थ्रू स्टमक में जाता है तो एक ट्यूब होती है, ठीक है। तो ये ट्यूब को सही प्लेस हुई या फिर नहीं, ये चेक करा जाता है आपका एक्सरे कंफर्मेशन से। एक्सरे निकाला जाता है आपका और उससे चेक करा जाता है कि वेदर ये जो ट्यूब है ये सही से प्लेस हुई या फिर नहीं, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि पेशेंट कंफर्टेबल है या फिर नहीं, या फिर कोई साउंड को लिसन कर कर भी नहीं, या फिर ट्यूब लेंथ पर भी इसका प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। जो डिपेंड करता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे के थ्रू कंफर्म करा जाता है कि आपके एनजी ट्यूब जो है ये सही फिट हुई या फिर नहीं, सही प्लेस हुई या फिर नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सरे कंफर्मेशन। नेक्स्ट, which vitamin is essential for blood clotting? तो blood clotting जिसे कोगुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो कोगुलेशन जिसमें आपका क्या होता है, आपके एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जब आपके जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाते हैं तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो इम्पोर्टेंट वाइटामिन है, आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका वाइटामिन के। तो आपका जो वाइटामिन के है ये एक तरीके से जो फैट है, फैट को कम कर देता है, और ये आपके जो क्लॉट है बॉडी में, जो क्लॉट बनते हैं ब्लड क्लॉट, उनको क्लॉट करने से रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। एंड दैट्स इट। अब हम इस सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप कि इस सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कोई भी सब्जेक्ट्स पर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।